और इससे पहले कि दारा कुछ समझ सकता, मैंने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए उछलकर उसके जबड़े पर गुंसा रसीद कर दिया। दारा कराकर पीछे हटा। मैंने संभलने का मौका दिए बगैर उसके घुटने पर ठोकर रसीद कर दी। इस मर्तबा वो बिलबिला उठा। वो आगे को झुक गया था। मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर उसके थोबड़े पर किक रसीद कर दी। वो लड़कर दीवार से टकरा गया। उसका सर बड़ी जोर से दीवार से टकराया था। मैं उसकी तरफ बढ़ते हुए रुक गया। मैंने कमरे के अंदर किसी किस्म की नकलो हरकत महसूस कर ली थी और फिर दूसरे ही लम्हे किम बाहर आ गया। उसकी तेज नजरों ने फौरन ही सूरत-ए-हाल का अंदाजा लगा लिया, लेकिन उसे कुछ करने का मौका देने से पहले ही मैं अपनी जगह से उछला। मेरी फ्लाइंग किक उसके सीने पर पड़ी। वो कराता हुआ दरवाजे की चौखट से टकरा गया। मैंने अपने भैंसे की तरह उसके पेट पर सर से टक्कर दे मारी। किम ने संभलने की कोशिश में मेरे बाल पकड़ लिए। मैंने सर को जोरदार झटका दिया। मेरी विग किम के हाथों में रह गई और मैं पीछे हट गया। मेरी सूरत देखकर किम उछल पड़ा। विग उतर जाने के बाद मुझे पहचान लेना ज्यादा मुश्किल नहीं था। दारा ने भी मेरा चेहरा देख लिया था। वो कोट के नीचे हाथ डालते हुए उठने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान में रायदारी की तरफ से एक साया हवा में उड़ता हुआ आया और दारा पर गिरा। दारा चीख उठा। वो रामन प्रसाद था। मैंने किम को संभाल रखा था और रामन प्रसाद ने दारा को संभाल लिया। वो भी एक अच्छा फाइटर था और दारा को संभलने का मौका नहीं दे रहा था। कमरे के अंदर वो लड़की शायद टेलीफोन पर चीख चीख कर किसी से कुछ कह रही थी। उसके कुछ ही देर बाद दूसरी तरफ रायदारी में दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। रामन भागो उस तरफ, मैंने चीख कर कहा। रामन ने दारा को जोरदार किक लगाकर नीचे गिरा दिया और मुंडीर पर चढ़कर पिछले लान की तरफ छलांग लगा दी। किम मुझे लिपटने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी टांगों में घुटने से जोरदार जरब लगाई। वो बिलबिला उठा। घुटने की दूसरी जरब उसकी ठोड़ी पर लगी। वो बिलबिला उठा। वो चीखता हुआ उलट गया और फिर मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर मुंडीर से छलांग लगा दी। नर्म जमीन पर गिरते ही मैं संभल गया, लेकिन फिर यूं लगा जैसे कंधे पर जरा नीचे अंगारे भर गए हूं। फायर की आवाज भी दूर तक फैल गई। मैंने एक तरफ छलांग लगा दी और बाउंड्री वाल की तरफ दौड़ने लगा। एक और फायर हुआ। इस मर्तबा गोली मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। मैं दौड़ता हुआ बाउंड्री वाल के करीब पहुंच गया। दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ छलांग लगाने के लिए पर तोल ही रहा था कि दाएं पिंडली में अंगारे से भरते चले गए। मैं दीवार की दूसरी तरफ गिरा और ढुलान पर लुढ़कता चला गया। उसके साथ ही मेरी आंखों के सामने अंधेरे की स्याह चादर फैलती चली गई। मुझे दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी और फिर मेरा जहन तारीकी में डूबता चला गया। दौड़ती हुई कदमों की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थी। मेरे आवाज आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहे थे। वो आवाजें मुझे वाज़ेह तौर पर सुनाई देने लगी। वो थाई जबान में चीख चीख कर कुछ कह रहे थे। फिर के बाद दीगरे दो गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। लगता था फायरिंग की ये आवाज मेरे चारों तरफ फैल रही है। मैंने आंखें खोल दी। मेरे चारों तरफ अब भी तारीकी थी। इतनी गहरी तारीकी कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और फिर मुझे एहसास हुआ जैसे किसी ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले रखा हो। मैं अपने आप को छुड़ाने के लिए कसमसाया तो मेरे बाएं बाजू और दाईं टांग में टेसें उठी और दर्द की लहरें पूरे जिस्म में फैलती चली गई। मेरे मुंह से बेइख्तियार कराह निकल गई। उसी लम्हे एक हाथ ने मेरा मुंह दबा दिया और उसके साथ एक नायत मदम सरगोशी मेरी समाज से टकराई। आराम से लेट रहो, मुंह से आवाज मत निकालना और ना ही अपनी जगह से हरकत करना। वो हमें तलाश कर रहे हैं और हमारे बहुत करीब है। कोई मामूली सी आवाज भी उन्हें हमारी तरफ मुतवज्जो कर सकती है। वो आवाज अजनबी होने के बावजूद शनासा सी लग रही थी। मेरे आवाज अभी पूरी तरह बहाल नहीं हुए थे। दिमाग में सनसनाहट होने लगी और मैं सोचने की कोशिश कर रहा था कि ये कौन सी जगह है और मेरे बदन में टेसें क्यों उठ रही हैं। ये कौन शख्स है जिसने मुझे अपनी गिरफ्त में ले रखा है। फायर की एक और आवाज सुनाई दी। ये आवाज कदरे करीब से सुनाई दी। मेरे गिर्द गिरफ्त और मजबूत हो गई। वो जो कोई भी था उसने मुझे अपने साथ लिपटा लिया था। दौड़ते हुए कदमों की आवाजें भी अब बहुत करीब से सुनाई दे रही थी। मेरे मुंह पर एक बार फिर हाथ रख दिया गया ताकि कोई आवाज ना निकल सके। मेरी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी और मैं कब्र जैसी इस तारीकी में घूरते हुए सोच रहा था कि ये कौन सी जगह हो सकती है। मेरे बाजू और टांग में मुसलसल टेसें उठ रही थी। मैंने दाएं हाथ को आहिस्तगी से हरकत देकर बाएं बाजू पर रखा तो नमी और चिपचिपाहट सी महसूस हुई। उसके साथ ही मेरे ज़हन ने काम करना शुरू कर दिया और मुझे याद आ गया कि क्या हुआ था। रामन प्रसाद मुझे एक गेस्ट हाउस में लेकर गया था जहां दारा और किम से टकराव हो गया था। तारीकी में घूरते हुए मनाजर किसी फिल्म की तरह मेरी नजरों के सामने से गुजरते चले गए। एक एक लम्हे की याद ताज़ा होती चली गई। मुझे ये भी याद आ गया कि वहां से फरार होते वक्त मेरे बाजू में गोली लगी थी और जब मैं बाउंड्री वाल पर से कूद रहा था तो दूसरी गोली मेरी टांग में लगी थी और मैं नीचे गिरकर किसी नाहमवार ढुलान पर लुढ़कता चला गया था और फिर शायद मैं बेहोश हो गया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं कितनी देर तक बेहोश रहा, मगर मेरे चारों तरफ बिखरी हुई गंभीर तारीकी बता रही थी कि ये रात का ही कोई हिस्सा था। मगर ये कौन सी जगह है और ये आदमी कौन है जिसने मुझे अपनी गिरफ्त में ले रखा है।
करीब दोस्ताना थी और थोड़ी देर पहले उसने मेरे कान में जो सरगोशी की थी उससे भी अंदाजा होता था कि वो मेरा कोई हमदर्द है जो मुझे दुश्मनों से बचाना चाहता है। अचानक मेरे ध्यान में रामन प्रसाद का ख्याल उभरा। मैं उसका नाम लेना चाहता था मगर मेरे मुंह पर हाथ रखा हुआ था। उस तरफ एक चीखती हुई आवाज मेरी समाज से टकराई। मुझे यूं लगा जैसे वो शख्स मुझसे सिर्फ चंद गज के फासले पर मौजूद हो। यहाँ किसी की मौजूदगी के आसार नजर नहीं आते। उस तरफ चलो, दरिया के पुल की तरफ। वो उधर से निकलने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी अकड़ती हुई टांग को हरकत देना चाहता था लेकिन ये आवाज सुनकर बेहिस्सो हरकत होकर रह गया। तारीकी में दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई थी और फिर ये आवाजें बदतदरीज घूर अंधेरे में बदगम होती चली गईं। मेरे मुंह से हाथ हटा लिया गया। उसके साथ ही एक गहरा सांस लेने की आवाज भी सुनाई थी। प्रसाद, मेरे ऊँटों से सरगोशी निकली। हाँ, ये मैं हूँ बास, जवाब में सरगोशी सुनाई थी। अभी खामोश रहो और आराम से पड़े रहो। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए, पलट कर भी आ सकते हैं। इस मर्तबा मैंने बात नहीं की, अलबत्ता दाईं टांग को समेटने की कोशिश की जो लकड़ी के तख्ते की तरह अकड़ी जा रही थी। मेरे मुंह से बेइख्तियार करासी निकल गई। क्या हुआ? रामन प्रसाद ने पूछा। बहुत तकलीफ हो रही है, मैं फिर कर रहा। मेरे बहादुर टांग में गोलियां लगी हैं। ये अजियत अब नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। बर्दाश्त करो, प्रसाद ने कहा। तुम एक बहादुर और बाहिम्मत नौजवान हो। ये तो मामूली सी तकलीफ है, थोड़ी देर बर्दाश्त करो। वो लोग अभी ज्यादा दूर नहीं, मौका देकर यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। ये कौन सी जगह है? मैंने पूछा। मुझे भी मालूम नहीं, प्रसाद ने कहा। मैंने तुम्हें चीख कर दीवार से गिरते और ढुलान पर लुढ़कते हुए देख लिया था। जब मैं तुम्हारे करीब पहुंचा तो तुम बेहोश हो चुके थे। मैं तुम्हें वहां से हटाकर भाग निकला। मुझे छुपने के लिए यही जगह नजर आई। अब तक तो ये जगह हमारे लिए महफूज ही रही। वो लोग चंद कदम के फासले पर हमारे करीब से गुजर गए हैं लेकिन हमारी मौजूदगी का पता नहीं चला। हम अभी खतरे से बाहर नहीं हुए। हमें कुछ देर और इंतजार करना होगा। बेहतर यही है कि हम खामोशी से बैठे रहें ताकि अगर वो दोबारा इस तरफ आए। वो यकायक खामोश हो गया। दूर से फायर की एक और आवाज सुनाई दी। उन्होंने गालबन खासे बड़े इलाके को घेरे में ले रखा है। प्रसाद ने सरगोशी की। हमें यहाँ से निकलने में मुश्किल पेश तो आएगी मगर जाहिर है हम रात भर यहाँ बैठे भी नहीं रह सकते। बहरहाल हमें कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ ही एक और बात मेरे जहन को उलझा रही है। वो क्या? मैंने पूछा। यहाँ से निकलकर हम जाएंगे कहाँ? रामन प्रसाद ने कहा। मुझे तुम्हारी फिक्र है बास। तुम्हें तिब्बी इमदाद की जरूरत है। अगर बर वक्त कोई तिब्बी इमदाद ना मिली तो जख्म बिगड़ जाएगा जिससे तुम्हारी जिंदगी को भी खतरा लाहक हो सकता है। हमें यहाँ आए हुए कितनी देर हुई है? मैंने पूछा। तकरीबन 1 घंटा तो हो चुका है, उसने जवाब दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से निकल कर देखूंगा कि क्या सूरत हाल है। लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है कि यहाँ से निकलकर हम जाएंगे कहाँ? इसकी तुम फिक्र मत करो, मैंने कहा। जरूरत सिर्फ यहाँ से बचकर निकलने की है। दरिया के पार वांगविंग जाए रोड पर एक ऐसी महफूज जगह है जहां हम पनाह ले सकते हैं और मुझे मेडिकल एड भी मिल सकती है। लेकिन हम दरिया की दूसरी तरफ जाएंगे कैसे? उनके आदमी तो ब्रिज पर भी मौजूद होंगे और कोई शख्स उनकी नजरों से बचकर नहीं जा पाएगा। सूरत का अंदाजा लगाने के बाद मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा, प्रसाद ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला। तुम यहीं रुको, मैं सूरत का जायजा लेकर आता हूँ। मेरा सर प्रसाद की गोद में रखा हुआ था। उसने मुझे आहिस्तगी से उठा दिया। तारीकी में अब भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि हम जमीन पर थे या पाताल में। ऐसी गहरी और दबीज तारीकी। मैंने अंधों की तरह टटोल कर देखा तो पता चला कि हम एक बहुत बड़े पत्थर की आड़ में थे और वो जगह कुछ ज्यादा कुशादा भी नहीं थी। हमारे सरों के ऊपर छतनुमा कोई चीज भी थी जो ज्यादा ऊंची नहीं थी। मेरा हाथ छत को छू गया। प्रसाद रेंगता हुआ वहां से निकल गया था। मैंने पत्थर से पुष्ट टिका कर टांगे फैला ली। बहादुर टांग से दर्द की शदीद टेसें उठ रही थी और यह दर्द पूरे जिस्म में फैल रहा था। तकलीफ की शिद्दत को कम करने के लिए मैंने बड़ी सख्ती से दांत भींच रखे थे। मुझे यहाँ पड़े हुए 1 घंटा और हो चुका था और इस 1 घंटे में मेरे जख्मों से अच्छा खासा खून बह चुका था और अब मैं अपने आप में नकासी महसूस करने लगा था। प्रसाद ने ठीक ही कहा था कि मुझे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की जरूरत थी वरना जख्म बिगड़ जाएगा और मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। रामन प्रसाद को यह भी परेशानी थी कि यहाँ से निकलकर हम कहाँ जाएंगे और मैंने फौरी तौर पर उसे अपने साथ घर ले जाने का फैसला कर लिया। हाँ, वो घर ही तो था जहां मैं और थाई वांग रह रहे थे। रामन प्रसाद काबिले एतमाद और भरोसे का आदमी साबित हुआ था। उसने मेरी खातिर अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल दी थी। उन लोगों की हाथ लग जाने की सूरत में वो प्रसाद को भी अजीतें देकर हलाक कर डालेंगे। इसलिए मैंने उसे भी अपने साथ ले जाने का फैसला कर लिया था। वो अगर खुद गर्ज होता तो वहां झगड़ा शुरू होने के बाद सूरत की नजाकत का अंदाजा लगाते ही मुझे छोड़कर भाग निकलता। लेकिन उसने अपनी जान की परवाह नहीं की थी और मुझे इन दरिंदों से बचा लाया था। इस जैसे वफादार और जान निसार को इस तरह छोड़ा नहीं जा सकता था। तकरीबन 15 मिनट बाद सरसराहट की ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई जमीन पर रेंग रहा हो। चंद सेकंड बाद ही प्रसाद की सरगोशी सुनाई दी। बास। यस प्रसाद, मैंने भी सरगोशी में जवाब दिया।
वो रेंगता हुआ मेरे करीब आ गया। सड़क या किसी और रास्ते से निकलने का कोई चांस नहीं बास, प्रसाद ने कहा। उन्होंने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है, हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता बाकी बचा है। और वो रास्ता कौन सा है, मैंने पूछा। दरिया, प्रसाद ने जवाब दिया। क्या तुम तैरना जानते हो बास? उसकी बात सुनकर मैं कांप उठा। तैराकी तो मुझे आती थी और ये तैराकी मैंने सिंगापुर के एक स्विमिंग क्लब में सीखी थी, लेकिन स्विमिंग पूल और दरिया में बहुत फर्क होता है। पूल के ठहरे हुए पानी में तैरना और बात है और दरिया के गहरे और बहते हुए पानी में तैरना दूसरी बात। और फिर इस वक्त मेरी हालत, बाजू और टांग में गोलियां लगी थी। खून ज्यादा बह जाने की वजह से मैं कमजोरी महसूस कर रहा था, लेकिन भयानक मौत ने चारों तरफ घेरा डाल रखा था और मौत के इस हिसार को तोड़ने का वही एक रास्ता था, इसके सिवा कोई चारा नहीं था। ठीक है, मैंने कहा, ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो ठीक है, उस तरफ चलो, लेकिन कुछ दूर तक रेंगना ही पड़ेगा, प्रसाद ने कहा। मुमकिन है उस तरफ कहते उसने हाथ से इशारा भी किया हो, लेकिन दबीज अंधेरे में तो मैं अपने आप को भी नहीं देख सकता था। उसका हाथ क्या नजर आता। प्रसाद के रेंगने से सरसराट की जोल की आवाज पैदा हो रही थी। मैं उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे रेंगता रहा। मेरे जख्मी बाजू और टांग में तकलीफ की शिद्दत बढ़ गई। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को घसीट रहा था। तकरीबन 5 मिनट बाद हम उस तंग सी जगह से निकलकर खुली जगह पर आ गए। चेहरे से टकराने वाली ताज़ा हवा बड़ी खुशगवार थी। इस जगह अगरचे रोशनी नहीं थी, लेकिन सामने दरिया के दूसरे किनारे पर रोशनियां जगमगा रही थी और उनसे अंधेरे की घुटन का एहसास भी खत्म हो गया था। रामन प्रसाद उठकर खड़ा हो गया और जब मैंने उठने की कोशिश की तो मुंह से बेइख्तियार करा निकल गई। मेरी जख्मी टांग ने बोझ उठाने से साफ इनकार कर दिया था और मामूली सा बोझ पड़ने से जख्म से जो टेस उठी थी वो मेरे पूरे वजूद में फैलती चली गई थी। प्रसाद फौरन ही मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया। उसने मेरा सीधा बाजू अपनी गर्दन में हमायल कर दिया और मुझे सहारा देकर आहिस्ता आहिस्ता चलाने लगा। मेरा दायां पैर जमीन पर घिसट रहा था। गोली मेरी पिंडली की पिछली तरफ निकली थी और अंदर ही रह गई थी, जिस वजह से मुझे ज्यादा तकलीफ थी। पूरी टांग में शदीद तनाव और खिंचाव था। चंद कदम चलने के बाद हम रुक गए, बल्कि मैं तो गिर सा गया। मैंने तकलीफ जब्त करने की कोशिश करते हुए इधर उधर देखा। वो गेस्ट हाउस बाईं तरफ तकरीबन 300 गज के फासले पर था। उससे बड़े होटल शंग्रीला का जगमगाता हुआ न्यू साइन नजर आ रहा था। मैंने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा जहां से हम निकल कर आए थे। उस जगह को देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि यह किसी पुल का इब्तदाई हिस्सा था। हो सकता है पहले यहाँ दरिया पर पुल बनाने का मंसूबा बना हो, लेकिन फनी वजूहात की बिना से यह मंसूबा तर्क करके वहां से तकरीबन 1000 गज आगे पुल तामीर किया गया था। इस जगह जमीन से पुल की बुनियादें और साइड की दीवारें उठाकर शुरू के हिस्से में कंक्रीट की भराई की गई थी और आगे कुछ हिस्से पर कंक्रीट के देवों का मत गार्डर डालकर छत या सड़क का कुछ हिस्सा भी बनाया गया था, लेकिन बाद में उसे नामुकम्मल छोड़ दिया गया था। इस छत के नीचे बड़े बड़े पत्थर और मलबे के ढेर ऐसे ही पड़े रह गए थे और प्रसाद मुझे उसके आखिरी हिस्से में एक ऐसे ही बड़े पत्थर के पीछे ले गया, जिस वजह से हम तलाश करने वालों की नजरों से महफूज रहे थे। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है बास, प्रसाद की आवाज ने मुझे चौंका दिया। अगर वो लोग दोबारा इस तरफ निकल आए तो हमारे पास छुपने की कोई और जगह भी नहीं है। उसने मुझे दोबारा सहारा देकर उठाया और मैं उसके साथ घिसटने लगा। हमारा रुख दरिया की तरफ था। बैंकॉक वालों ने शहर के वस्त में बहते हुए इस दरिया से खूब फायदा उठाया था। कई यार्ड क्लब थे। दरिया के साथ साथ बड़े बड़े होटलों ने भी किनारों तक की जगह घेर रखी थी, जहाँ छोटी छोटी जेटियां तामीर करके अपने मेहमानों के लिए बोटिंग की सहूलतें फराम कर रखी थी। बाज लोगों ने वैसे ही जगह घेर कर छोटे छोटे घाट बना रखे थे, जहाँ दरिया की सैर को आने वालों को किराए पर कश्तियां फराम की जाती थी। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी थी जो अब भी वीरान पड़ी थी। उन जगहों पर आसपास तो गहरे खड़ थे या किसी और वजह से उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया था। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद थे वहां से बाईं तरफ तकरीबन 300 गज के फासले पर तो वो गेस्ट हाउस था और दूसरी तरफ तकरीबन 500 गज तक वीराना था। उससे आगे रोशनियां नजर आ रही थी। बीच के उस वीराने में झाड़ियां फैली हुई थी। मेरा ख्याल उस तरफ किनारे पर हमें कोई ऐसी जगह मिल जाएगी जहां से हम दरिया में उतर सके। रामन प्रसाद ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। मगर प्रसाद, मैं करा उठा, मुझसे तो कदम नहीं उठाया जा रहा। बाजू भी बुरी तरह अकड़ा हुआ है। दरिया में कैसे तैर सकूंगा? फिक्र ना करो बास, प्रसाद बोला। मैं सिर्फ मोटर मैकेनिक ही नहीं हूँ, एक बहुत अच्छा पैराक भी हूँ। बताया कि गहरे साहिल पर पैराकी के कई खतरनाक मुकाबले जीत चुका हूँ। तुम मेरी पुश्त पर सवार हो जाना, मैं तुम्हें बड़ी आसानी से दूसरे किनारे तक ले जाऊंगा। रास्ते में तुम्हारे कपड़े तक गीले नहीं होने दूंगा। बस हमें दरिया में उतरने के लिए मुनासिब जगह बस मिल जाए। रामन प्रसाद मुझे सहारा देकर झाड़ियों में घसीटता रहा। इस तरह चलने से मेरी टांग की तकलीफ बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैं जानता था कि दारा और किम के आदमी शिकारी कुत्तों की तरह आसपास के इलाके में हमारी भू सूंघते फिर रहे थे। वो किसी भी लम्हे इस तरफ आ सकते थे। हम उस जगह से काफी दूर निकल आए। आसपास की झाड़ियां अगरचे खासी ऊंची थी, मगर ज्यादा गुंजान नहीं थी। हमें आगे बढ़ने के लिए आसानी से रास्ता मिल रहा था और फिर अचानक हम ठिठक कर रुक गए।
हमसे तकरीबन 15 गज आगे एक शोला सा चमका था। मैंने गौर से उस तरफ देखा तो काम कर रहा क्या, वहां कदरे ऊंची जगह पर एक आदमी खड़ा था जिसने सिगरेट सुलगाने के लिए दिया सलाई जलाई थी। उसका रुख दूसरी तरफ था। दिया सलाई की रोशनी में उसका चेहरा तो नजर नहीं आया, लेकिन बिखरे हुए बाल और धारीदार टी शर्ट से मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो कौन हो सकता है। वो यकीनन दारा ही का कोई गुर्गा था जो निगरानी के लिए वहां खड़ा था। रामन प्रसाद ने ऊँटों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मुझे ऐसे से झाड़ियों की आड़ में जमीन पर बिठा दिया और झाड़ियों की आड़ लेकर झुककर तेजी से आगे बढ़ने लगा। मैं अपनी जगह पर बेसु हरकत बैठा सामने देख रहा था। प्रसाद मेरी निगाहों से ओझल हो गया, मगर वो आदमी अपनी जगह पर खड़ा इत्मीनान से सिगरेट के कश लगाता रहा। सिगरेट गालबन बहुत ही घटिया किस्म का था। हवा का रुख होने की वजह से उसकी नागवार सी बू यहां तक आ रही थी। और फिर उस शख्स के अकब में चंद कदम के फासले पर प्रसाद को नमूदार होते देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं दिल ही दिल में उसकी कामयाबी की दुआ मांगने लगा। प्रसाद बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था और फिर शायद उसका पैर किसी झाड़ी में उलझ गया था। वो लड़खड़ा गया। आवाज सुनकर वो शख्स तेजी से पीछे पलटा। उसने सिगरेट फेंक दी और प्रसाद की तरफ लपका। प्रसाद संभल गया। वो दोनों एक दूसरे से गुथम गुथा हो गए। दोनों जमीन पर गिरे फिर उठ गए। मैं किसी कदर नशे में था और वो दोनों ऊंची जगह पर थे। आसमान पर चमकते हुए सितारों की रोशनी के पसे मंदिर में मुझे उन दोनों के हेवले तो नजर आ रहे थे, मगर यह अंदाजा लगाना दुश्वार था कि उनमें से कौन सा प्रसाद है और वो गुंडा कौन सा। वो एक बार फिर जमीन पर गिरे। अब वो मुझे नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन झाड़ियों के चिटकने की आवाजों से मैं अंदाजा लगा सकता था कि वहां क्या हो रहा है। और फिर एक खौफनाक चीख फिजा में उभरी। ये चीख प्रसाद की भी हो सकती थी। ये ख्याल आते ही मैं अपनी जगह से घिसटता हुआ गुंजान झाड़ियों में घुस गया। 2 मिनट गुजर गए और फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। एक एवला ठीक उसी जगह पर आकर रुक गया जहां थोड़ी देर पहले मैं मौजूद था। बास, ये प्रसाद की आवाज थी। मैं यहाँ हूँ प्रसाद, मैंने उसे आवाज दी। वो खत्म हो गया बास। प्रसाद तेज तेज कदम उठाता हुआ मेरे करीब आ गया। मैंने उसकी गर्दन मरोड़ दी है। वहां एक छोटी सी जेटी पर 2 कश्तियां भी खड़ी हैं बास। उसने एक तरफ इशारा किया। उस मरदूद की चीख सन्नाटे में दूर तक फैली होगी। इससे पहले कि उसका कोई साथी इस तरफ पहुंच जाए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं उठ नहीं सकता, मुझे सहारा दो प्रसाद। मैंने अपना तंदुरुस्त हाथ ऊपर उठा दिया। मैं इस वक्त कुछ ज्यादा ही नकात महसूस करने लगा था। प्रसाद नीचे झुका और सहारा देने की बजाय मुझे पुश्त पर लाद लिया। मेरे मुंह से हल्की सी चीख भी निकल गई। उसका एक हाथ मेरी टांग के जख्म पर पड़ा था। प्रसाद मुझे उठाकर तेजी से एक तरफ दौड़ने लगा। तकरीबन 50 गज का फासला तय करके उसने मुझे जेटी पर उतार दिया। यहाँ दरिया के किनारे पर एक पुख्ता चबूतरा बना हुआ था और एक तंग सी खाड़ी उस चबूतरे के साथ ही अंदर को निकली हुई थी। यहाँ 2 छोटी कश्तियां थी जिनकी रस्सियां आहनी पाइप के साथ बंधी हुई थी। ये चप्पू वाली कश्तियां थी। प्रसाद ने मुझे उठाकर एक कश्ती में डाल दिया और पाइप के साथ बंधी हुई रस्सी खोलकर चप्पू संभाल लिए। वो कश्ती को खाड़ी से निकालकर दरिया में ले आया और उसे दूसरे किनारे की तरफ ले जाने लगा। मैं कश्ती के फर्श पर निडाल सा बैठा तेज तेज सांस ले रहा था। कमजोरी बहुत बढ़ गई थी। जख्मी टांग और बाजू तख्ते की तरह कट गए थे और दर्द ने मुझे निडाल कर रखा था। मैं इस वक्त सोच रहा था कि अपने ठिकाने पर पहुंच भी सकूंगा या नहीं। अब परेशानी की कोई बात नहीं बास। प्रसाद ने शायद मेरे ख्यालात पढ़ लिए थे। दरिया का पानी बहुत पुरसुकून और हमवार है। हम ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में दूसरे किनारे पर पहुंच जाएंगे। वहां से हमें कितनी दूर जाना होगा? मुझे उसकी बातों से हौसला मिल रहा था। वो वाकई ही वफादार था। महज मेरी वजह से उसने एक इंसान के खून में हाथ भी रंग लिए थे। चंद घंटे पहले जब मैंने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था तो उसने मुझसे पूछा था कि मैं दोस्ती का मफहूम जानता हूँ या नहीं। अगरचे हमारी दोस्ती की उम्र चंद घंटों से ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसने खुद ही मुझे दोस्ती का मफहूम समझा दिया था। मेरी बात का जवाब नहीं दिया बास। प्रसाद ने दोबारा कहा, हमें कितनी दूर जाना होगा? तकरीबन 1 मील। मैंने संभल कर बैठने की कोशिश करते हुए कहा। किंग टक्सन के मुजस्मे से जरा आगे। वांगविंग याए रेलवे स्टेशन के करीब? उसने पूछा। नहीं, उसकी मुखालिफ समत, मैंने जवाब दिया और इधर उधर देखने लगा। दरिया का पानी वाकई पुरसुकून था और उसे कश्ती चलाने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। दरिया के दोनों तरफ दूर दूर तक रंग बिरंगी रोशनियां जगमगा रही थी। इस वक्त शायद 12 बजने वाले होंगे। मैं थाईवांग के बारे में सोच रहा था। मैं शाम का अंधेरा फैलने के थोड़ी देर बाद घर से निकला था और थाईवांग से कहा था कि 2-3 घंटों में वापस आ जाऊंगा। अब मुझे तकरीबन 4 घंटे हो चुके थे। वो यकीनन परेशान होगी। कहीं उसने घबरा कर मास्टर ऊचन को फोन न कर दिया हो। दूसरे किनारे तक पहुंचने में तकरीबन 10 मिनट लगे थे। रामन प्रसाद ने कश्ती एक वीरान जगह पर रोकी। कश्ती को किनारे से लगाकर उसने मुझे अपने ऊपर लाद लिया और कश्ती के किनारे पर खड़े होकर छलांग लगा दी। मुझे नीचे उतारो, मैं तुम्हारा सहारा लेकर चलने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा। नहीं बास, प्रसाद ने कहा। हो सकता है उनका कोई आदमी इस तरफ भी मौजूद हो और कश्ती को आते हुए देख लिया गया हो। कुछ दूर तक तो तुम मेरे ऊपर ही सवारी करते रहो। किसी महफूज जगह पर पहुंचकर मैं तुम्हें उतार दूंगा।
रामन प्रसाद का ख्याल गलत नहीं हो सकता था, लेकिन हमें बड़ी सड़क तक तो कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। सड़क पार करके हम एक गली में दाखिल हो गए। प्रसाद ने मुझे नीचे उतार दिया। जमीन पर पैर रखते ही मेरे ऊँटों से करासी खारिज हो गई। बास, प्रसाद ने मेरा तंदुरुस्त बाजू अपनी गर्दन में डाल दिया। मुझे मालूम है तुम्हारी हालत बहुत नाजुक है, तुम्हारा जिस्म भी तपने लगा है, तुम्हारे जख्मों से खून बहुत बह चुका है, मगर तुम वाकई एक हौसलामंद नौजवान हो। कोई और होता तो हिम्मत हार चुका होता। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, तुम्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की जरूरत है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा। घर पहुंचकर किसी डॉक्टर को बुलाने में देर लगेगी और यह भी मुमकिन है वो डॉक्टर तुम्हारी हालत देखकर कोई ट्रीटमेंट देने से इनकार कर दे। मैंने मेन रोड की तरफ एक हॉस्पिटल का न्यू साइन देखा है, अगर कहो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं। हम पुलिस को भी उन लोगों के बारे में इतला कर देंगे। नहीं प्रसाद, मैंने कहा, तुम उन लोगों को नहीं जानते, वो इंसान नहीं दरिंदे हैं। पूरे बैंकॉक की पुलिस आज तक उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तुम मेरी हालत की परवाह मत करो, मुझे घर ले चलो, डॉक्टर का इंतजाम हो जाएगा। वो मेरी हालत देखकर समझ गया था कि चलना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। उसने एक बार फिर मुझे अपने ऊपर लाद लिया और तेजी से चलने लगा। मैं उसे रास्ता बताता जा रहा था और बिलाकर तकरीबन आधे घंटे बाद हम मतलूबा गली में पहुंच गए। गेट के सामने पहुंचकर उसने मुझे नीचे उतार दिया। मैं सुकून के साथ तेग लगाकर खड़ा हो गया। प्रसाद ने कॉल बेल का बटन दबा दिया। सिर्फ 1 मिनट बाद गेट का जेली दरवाजा खुल गया। वो थाई वांग थी और न जाने कब से मेरे इंतजार में बरामदे में बैठी थी और कॉल बेल की आवाज सुनते ही गेट पर पहुंच गई थी। लेकिन दरवाजा खोलते ही मेरे बजाय एक आदमी को देखकर वो हवास भागता होगी। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती, चले जाओ यहाँ से। उसने दर्द से दरवाजा बंद कर दिया। मैं हूँ थाई, दरवाजा खोलो, मैंने कमजोर सी आवाज में कहा। दरवाजा एकदम खुल गया। थाई ने गर्दन निकाल कर बाहर झांका और फिर मुझे सतून के साथ खड़े देखकर बदहवास होगी। क्या हुआ तुम्हें? इस तरह क्यों खड़े हो? मैं जख्मी हूँ थाई, मुझे अंदर ले चलो, मैंने कहा। प्रसाद ने झुककर मुझे गोद में उठाया। ये कौन है? थाई बोली। मेरा दोस्त है, घबराओ नहीं, मैंने कहा। थाई में रास्ते से हट गई। प्रसाद के अंदर दाखिल होने के बाद उसने गेट बंद किया और तेज से कदम उठाती हुई हमारे साथ चलने लगी। बरामदे की बत्ती भी बुझी हुई थी, लेकिन कमरे में दाखिल होने के बाद मेरी हालत देखते ही थाई के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। ये क्या हुआ तुम्हें? किसने किया तुम्हारी ये हालत? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। थाई वांग चीख रही थी। इसी दौरान में प्रसाद ने मुझे कमरे में लाकर बिस्तर पर लिटा दिया। मैं जिंदा हूँ थाई, मैं जिंदा हूँ, अपनी आवाज काबू में रखो, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मुझे गोलियां लगी हैं, खून बहुत जाया हो चुका है। इससे पहले कि मेरी हालत ज्यादा बिगड़ जाए, जानकी देवी को फोन करके बुला लो। उसे बता देना कि एक गोली अभी तक मेरी पिंडली के अंदर मौजूद है। जाओ थाई, देर ना करो। थाई दौड़ती हुई टेलीफोन के करीब पहुंच गई। उसने रिसीवर उठाया और नंबर मिलाकर जानकी को सूरत-ए-हाल से आगाह करने लगी। फिर रिसीवर पटक कर वापस आ गई। हुआ क्या? तुम्हें गोली लगी कैसे? और ये कौन है? थाई वांग ने कहा और प्रसाद की तरफ देखने लगी। कुछ खतरनाक लोगों से आमना सामना हो गया था, मैंने जवाब दिया। और ये, मैंने प्रसाद की तरफ देखा, यही मुझे मौत के मुंह से निकाल कर लाया है। अगर ये ना होता तो आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होती। मुझे तो इसका शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है बास, मैंने तो हक दोस्ती अदा किया है, प्रसाद ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला। अब मैं जाऊं बास? नहीं, तुम यहीं रहोगे, मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। थाई वांग की अजीब हालत थी। उसकी कैफियत बयान करने के लिए भी मेरे पास अल्फाज नहीं थे। उसकी आंखों में आंसू थे और होंठों पर बड़बड़ाहट थी। मेरा खून आलू लिबास देखकर बार बार उसकी मुठ्ठियां भींच जाती। गालिबन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। जानकी देवी तकरीबन 40 मिनट बाद वहां पहुंची। मेरी हालत देखकर वो भी गड़बड़ा गई। मेरी हालत अब गैर हो रही थी। मुसाफिर जब मंजिल पर पहुंचता है तो थकन से निढाल होकर गिर पड़ता है। मेरी भी शायद कुछ ऐसी ही कैफियत थी। मैं मौत को धक्के देता हुआ अपनों में पहुंच गया था और मेरा हौसला अब कमजोर होता जा रहा था। हिम्मत और कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे रही थी। नकात इस कदर बढ़ गई थी कि अब गनूदगी सी तारी होने लगी थी और मेरे लिए अपने आप को होश में रखना मुश्किल था। थाई वांग ने पहले ही पानी गर्म कर रखा था। जानकी देवी ने सबसे पहले प्रसाद की मदद से मेरे कपड़े उतरवाकर खून से लुथरा हुआ जिस्म साफ करवाया और ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। पहले मेरे बाजू की ड्रेसिंग की गई। यहाँ गोली गोश्त को चीरती हुई निकल गई थी। बाजू की ड्रेसिंग मुकम्मल करने के बाद वो मेरी टांग की तरफ मुतवज्जो हुई। जानकी ने टांग पर लोकल एनेस्थीसिया देकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। उस वक्त तक मैं मुकम्मल तौर पर गनूदगी की लपेट में आ चुका था और मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। कई घंटे बेहोश रहने के बाद मेरी आंख खुली तो कमरे में खिड़की के रास्ते आने वाली धूप फैली हुई थी। बेड के करीब दाईं तरफ थाई वांग एक कुर्सी पर बैठी ऊँग रही थी। मेरे ऊँटों से हल्की सी कराह खारिज हुई तो वो हड़बड़ा कर उठ गई। मेरी नजरों के सामने धुंध सी फैली हुई थी जो रफ्ता रफ्ता साफ होती चली जा रही थी। मैंने पहले थाई वांग की तरफ देखा और फिर इधर उधर देखने लगा।
बेड के साथ ही एक स्टैंड पर खून की बोतल टंगी हुई थी, जिसका खून गैर महसूस रफ्तार से मेरी रगों में मुंतकिल हो रहा था। थाई वांग मेरे ऊपर झुकी हुई थी, उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। उसने मेरी पेशानी पर बोसा दिया और कुछ कहे बगैर मेरी तरफ देखती रही। मैं उसकी अंदरूनी कैफियत को समझ रहा था। चंद मिनट बाद जानकी देवी भी आ गई। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, मेरी पेशानी पर हाथ रखा और खून की बोतल को चेक करने लगी। उसने तकरीबन 15 मिनट मेरे मुआयने पर लगा दिए। अब खतरे की कोई बात नहीं। वो थाई वांग की तरफ देखते हुए बोली, बुखार तेज है, इसे शाम तक उतर जाना चाहिए। वो भी करीबी एक कुर्सी पर बैठ गई। इस वक्त दिन के 11 बज रहे थे। जानकी देवी रात को यहाँ आने के बाद घर वापस नहीं गई थी। मेरे लिए खून का बंदोबस्त उसी ने किया था। गुज़िश्ता रात मेरी टांग से गोली निकालने के बाद उसने जख्म की ड्रेसिंग तो कर दी थी, लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से वो मेरे लिए खासी परेशान थी। उसने थाई वांग को 2 टोक अल्फाज में कह दिया था कि मेरे लिए खून का बंदोबस्त होना बहुत जरूरी था। अगर खून ना मिला तो मेरी जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। और फिर रात ही को वो एक सिरिंज में मेरा खून लेकर चली गई थी। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी कुछ जान पहचान थी। उसने खून का ग्रुप टेस्ट करवाया। उस ग्रुप का खून उसे हॉस्पिटल के एक ब्लड बैंक से मिल गया था। उसने हॉस्पिटल के ड्रग स्टोर से कुछ जरूरी अद्वियात भी ले ली थी। 2 घंटे बाद वापस आकर उसने मुझे खून की बोतल लगा दी। ये खून की दूसरी बोतल थी जो तकरीबन आधा घंटा पहले लगाई गई थी। खून की यह बोतल जानकी देवी सुबह हॉस्पिटल से लेकर आई थी। इन तमाम इंतजामात के लिए जाओ से भागदौड़ करनी पड़ी थी। वांछी खासी रकम भी खर्च हुई थी। बहरहाल बरवक्त खून मिल जाने से मेरी जान बच गई थी और अब मेरी हालत खतरे से बाहर थी। थाई वांग की आंखों में तैरते हुए आंसू और जानकी देवी की इस भागदौड़ से मुझे अंदाजा हो गया था कि वो दोनों मुझे कितना चाहती थी। लेकिन उनसे मेरा रिश्ता क्या था? हम तीनों का खून अलग था, मजहब अलग था, कोई बात मुश्तरका ना थी सिवाय इसके कि हमारा ताल्लुक नस्ल इंसानी से था। इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंसान ही तो बसते हैं जो हैवानों से ज्यादा बदतर और दरिंदों से ज्यादा खूनख्वार है। एक दूसरे का गला काटने में जरा भी झिझक महसूस नहीं करते। वो भी इंसान ही कहलाते हैं। मुझे मौत के घाट उतारना चाहते हैं और ये भी इंसान है जो मेरे लिए इस कदर परेशान है कि अपना सब कुछ दाव पर लगा रखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि थाई और जानकी ने इस रिश्ते की शनाख्त कर लिया है, जिसके लिए मजहब और खून का नाता होना जरूरी नहीं होता। इंसानियत ही एक ऐसा रिश्ता है जो खून और धर्म की परवाह किए बगैर एक दूसरे को खरीद लाता है। अब तुम ठीक हो जाओगे, जानकी देवी ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन कई रोज तक तुम बिस्तर से नहीं उठ सकोगे। प्रसाद कहाँ है? क्या वो चला गया? मैंने पूछा। नहीं, थाई ने कहा, वो तो रात भर तुम्हारे पलंग की पट्टी से लगा बैठा रहा है। 1 घंटा पहले मैंने जबरदस्ती उसे यहाँ से उठाया है। सो रहा है इस वक्त। लेकिन ये है कौन? क्या तुमने इसे यहाँ लाकर गलती नहीं की? नहीं। मेरे ऊँटों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। ये काबिले एतमाद आदमी है। अगर मुझे इस पर जरा सा भी शुबा होता तो इसे यहाँ कभी ना लाता। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ और फिर रुक रुक कर बताने लगा कि रामन प्रसाद कौन है और उससे मेरी मुलाकात कैसे हुई। अगर वो मेरे साथ ना होता तो मैं उस गेस्ट हाउस से जिंदा लौटकर नहीं आ सकता था। इसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। उसने गेस्ट हाउस में होने वाले हंगामे की तफसील बता दी थी। लेकिन वो कौन लोग थे? टाइगर या उसके आदमी? थाई ने पूछा। किम और दारा, मैंने जवाब दिया। क्या? थाई उछल पड़ी।